नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्मार्ट बायो एजुकेशन क्लासेस के अंदर। और हमने 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दी थी और हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था जो नर जनन तंत्र है उसके बारे में कंप्लीट हो चुका था वो। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और काफ़ी विस्तार से मादा जनन तंत्र के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और मादा जनन तंत्र का जो टॉपिक इसको हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे, काफ़ी डिटेल है इसके अंदर बताने के लिए, तो आपको कम्प्लीटली सब कुछ बताया जाएगा। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हम शुरू करने वाले हैं मादा जनन तंत्र मनुष्य में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी जैसे हमने पहले पढ़ा था नर जनन तंत्र, उसी की तरह 2 भागों में जननांगों को बांटा गया है, मुख्य जननांग और सहायक जननांग। मुख्य जननांग क्या है? अंडाशय। ये है मुख्य जननांग। सहायक इसको छोड़कर जो भी जनन क्रिया में सहायता करेंगे मादा के अंदर, वो सब के सब सहायक जननांग कहलाएंगे। तो उनको हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम जो मुख्य जननांग है अंडाशय, केवल इसके बारे में चर्चा करेंगे। अंडाशय के बारे में, अंडाशय कहाँ पर स्थित होते हैं? तो अंडाशय श्रोणि मेखला के अंदर स्थित होते हैं और अंडाशय एक जोड़ी होते हैं। और अंडाशय का साइज भी 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और ये गर्भाशय के दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक स्थित होता है। किडनी के नीचे होता है और श्रोणि मेखला में स्थित होता है। ये अंडाशय की पोजीशन है एक फीमेल की बॉडी के अंदर, कि अंडाशय कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अंडाशय की संरचना के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम शुरू करते हैं अंडाशय की संरचना। ये सबसे भारी परत है अंडाशय की। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसका नाम है। उसके बाद जो अंडाशय की दूसरी परत होती है उसका नाम है जनन उपकला। जर्मिनल एपिथेलियम। और जो तीसरी परत है इसके अंदर जो मिलती है उसका नाम है ट्यूनिका प्रोपिया। तो सबसे पहले बात हो गई कि अंडाशय के कितने लेयर है? 3 लेयर है। नंबर 1, 2, 3। उसके अलावा जो अंडाशय का भीतरी हिस्सा है, जो बहुत सारे रक्त नलिकाओं द्वारा और संयुज ऊतक द्वारा बना होता है। काफ़ी मल्टी सेल्स इसके अंदर अलग अलग प्रकार की पाई जाएगी, जो अंदर का स्तर है। और उस अंदर के स्तर को कई प्रकार की सेल्स इसमें मिलेगी आपको। अब ये जो संयोजी ऊतक का अंदर का स्तर है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो हम भी इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग, जो ये भाग है पहला ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे, इसे बोलते हैं वलकुट, परिधीय वलकुट। परिधीय वलकुट, अंग्रेजी में बोलेंगे कॉर्टेक्स। और ये अंदर का जितना भी भाग है इसे बोलेंगे मेडुला, मध्यांश। यहाँ पर लिख देते हैं
मेडुला, मध्यांश भाग। तो हमने देखा कि 5 भाग हो गए। बाहर के 3 परतें, एल्बुजिनिया, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका प्रोपेरिया, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब बात करते हैं अंडे की। ये अंडाशय है और अंडाशय का काम क्या है? अंडे का निर्माण, मतलब जो मादा युग्मक है उसका निर्माण करना। जब जनन कोशिकाएं, मात्र जनन कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, वो मिलेगी आपको जनन उपकला पर। ये जनन उपकला है, इस पे है मात्र जनन कोशिकाएं, अनगिनत है। या युग्मक जनन कोशिका, कुछ भी नाम ले सकते हैं इसके अंदर, या प्रीमोर्डियम जर्म सेल, एग मदर सेल। बात एक ही, आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। और ये सब के सब कैसी है? 2n। ये सब क्या है? द्विगुणित है। ये सब के सब द्विगुणित कोशिका है। और इन द्विगुणित कोशिका का हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है सेल बायोलॉजी के अंदर 11th के अंदर कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। तो ये है जनन कोशिकाएं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो हम एक सेल ले लेते हैं, जैसे हमने ये सेल ली, ये सेल हम ये वाली सेल हमने सेलेक्ट कर ली, ये ठीक है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से पहले अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित 2 कोशिकाएं और फिर उससे अगुणित 3 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है। अब हम इसके बारे में जब अंडजनन आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे कि जब एक कोशिका, जो द्विगुणित कोशिका है, अंडजनन कोशिका है, उससे सिर्फ एक ही अंडा बनता है और 3 पोलर बॉडी में चेंज हो जाता है, ध्रुवीय जिसे हम बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक द्विगुणित कोशिका से मुख्य रूप से एक ही अंडे का निर्माण होता है और इसको बोलते हैं हम प्राथमिक पुट्टक। इसका जो नाम है वो है प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुट्टक कहा जाता है इसको। तो अलग से हम डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं अलग से। तो देखिए अंडे का, यह हमारा अंडा है N, ठीक है। इस अंडे के ऊपर बहुकोशिकीय ग्रेनुलोसा का आवरण पाया जाता है। बहुकोशिकीय, अंडा तो एक ही कोशिका है और इसके बाहर का जो आवरण है उसे बोलते हैं ग्रेन्युलोसा। और इस अंडे और इस ग्रेनुलोसा के बीच की जो गुहा है इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर कैविटी। गुहा, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसको बोलेंगे हम फॉलिक्यूलर द्रव या फ्लूइड। तो ये हमारा प्राथमिक अंडा है जो बनके अब तैयार हो गया। प्राथमिक पुट्टक बोला जिसको हमने, इस पोजीशन में है। अब इस अंडे के ऊपर और परतों का निर्माण होगा। तो हम अगली परत का निर्माण करते हैं इसके ऊपर। आप यहाँ देखिए, पहली परत है आपके ग्रेनुलोसा, नंबर 1 परत। इसके ऊपर कोशिकाओं का और निर्माण होगा और वो सब कोशिकाएं कहाँ से आएगी? मध्यांश भाग से आएगी और उसको बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा। जो ये कोशिका का आवरण हुआ इसका नाम है जोना पेल्लुसिडा, जो अंडे के ऊपर दूसरा आवरण है। पहला आवरण ग्रेनुलोसा का, दूसरा आवरण जोना पेल्लुसिडा का। अब एक आवरण और जब इस पे जमता है इस तरीके से, तीसरा जो लेयर है इसका नाम है कोरोना रेडिएटा।
ये तीसरा आवरण। जब अंडे का निर्माण होगा तो अंडे के ऊपर 3 तरह के झिल्ली आवरण होंगे। पहला ग्रेनुलोसा, दूसरा जोना पेलुसिडा, तीसरा होगा कोरोना रेडिएटा। और जब प्रारंभ में अंडा बन रहा है वो सिर्फ एन है और उसके ऊपर से किसका आवरण है? ओनली ग्रेनुलोसा का। उसको आप बोलेंगे प्राथमिक पुट्टक। तो ये है आपका प्राथमिक पुट्टक जिस पर ग्रेनुलोसा का आवरण हो गया। ठीक है, उसके बाद हम द्वितीयक पुट्टक की बात करते हैं। द्वितीयक पुट्टक इसे बोलेंगे जिस पर आपकी जोना पेलुसिडा कवर्ड हो जाएगी। तो हम द्वितीयक पुट्टक बना लेते हैं, ये एन। ठीक है, एक हो गया, ये आपका ग्रेनुलोसा हो गया और इसके ऊपर हो गया एक और आवरण। द्वितीयक पुट्टक इसे कहा हमने जोना पेलुसिडा का। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। अब हम बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। थर्ड पोजीशन में क्या होगा? एक और आवरण क्रिएट हो जाएगा उसके ऊपर इन्हीं सवनी उत्तकों से, एन। और एक और आवरण। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3 लेयर बन गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको बोला गया परिपक्व पुट्टक, मैच्योर फॉलिकल। परिपक्व पुट्टक, मैच्योर फॉलिकल। लेकिन इसके बाद भी आगे इसमें और कुछ बाकी शेष रह जाता है। अब क्या होता है, मैं एरो का साइन बना देता हूँ। हम इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गए। अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। हमारे पास स्पेस कम है तो उसके हिसाब से हम पोजीशन को आज कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पोजीशन क्या होता है कि इसी मध्यांश भाग के कोशिकाएं इसके ऊपर बहुत सारी मल्टी लेयर बना देती है। किसके ऊपर? जो कोरोना रेडिएटा का भाग है जो इसके ऊपर आवरण है, इसके ऊपर बहुत सारी कोशिकाएं मल्टीपल लेयर बना देती है। तो हम मल्टीपल लेयर बना लेते हैं। सबसे पहले हो गया ये अंडा, एन। ठीक है, और उसके बाद ग्रेनुलोसा, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। ये तो हो गया एक। अब जो मध्यांशीय कोशिकाएं हैं ये इसके ऊपर मल्टीपल लेयर बनाएगी और काफ़ी सारी मल्टीपल लेयर बनती है इस तरीके से। ये पोजीशन रहती है और इन मल्टीपल लेयर के सेल्स को नाम दिया गया है थीका सेल। और ये काफी बड़े साइज में बनती है। इस तरीके से मल्टीपल लेयर बनती है। इस मल्टीपल लेयर का जो बाहरी हिस्सा है जिसकी हम बात करेंगे, बाहरी हिस्से की, अगर मैं यहाँ सबको साफ कर देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए कि 3 परत तो हो गई। ग्रेनुलोसा हो गया, जोना पेलुसिडा हो गया, कोरोना रेडिएटा हो गया। देखिए ये एक का जो ये हमने बनाया है किस तरीके से होगा आगे। एन छोटा बना रहे अब थोड़ा सा। ये तो हो गया अंडे और अंडे के 13 आवरण। अब इस पे हो गई थीका सेल्स। मल्टीपल लेयर काफी बनेंगे इसके ऊपर। ये वाली पोजीशन जो वहाँ बन गई, बाहर के हिस्से को बोला है थीका एक्सटर्ना। जो बाहर के हिस्से की परत रहेगी इसको बोला थीका एक्सटर्ना और अंदर जो मल्टीपल है उसको बोला थीका इंटरना। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना यहाँ पर है।
और ये कंप्लीट अंडा हो गया। अब क्या होगा, अब आप इसको गौर से देखिए यहाँ वाली पोजीशन को। क्या होगा कि जो थीका इंटरनल सेल है वो अंदर से डिसोसिएट होने शुरू हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और एक हिस्से पर ये थीका सेल डिसोसिएट नहीं होगी, सिर्फ इस तरीके से हो जाएगी। और ये अंडा है, इस थीका इंटरना के अंदर भरे हुए फ्लूइड के अंदर तैरने लग जाएगा। जो ये गुहा बनी है इसको बोलते हैं हम एंट्रम कैविटी। एंट्रम गुहा, कैविटी। और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको बोला एंट्रम फ्लूइड। एंट्रम फ्लूइड, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हम अब यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना क्या है। और अगले पोजीशन के अंदर जो इंटरना की सेल है वो डिसोसिएट हो जाती है, एक हिस्से पर जुड़ी रहेगी मात्र। हम इसको यहाँ पर अब इम्प्लांट कर देते हैं अपने डायग्राम को। ये इसी में ही ऐड कर सकते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं। इसे बोला हमने एंट्रम गुहा, और इसमें जो द्रव भरा हुआ है उसे बोला एंट्रम फ्लूइड। अब क्या होगा, अब जो ये एंट्रम फ्लूइड में अंडा एक जगह पर टिका हुआ है, सिर्फ एक जगह पर, यहाँ पर ये पोजीशन बन गई, बाकी सब फिनिश। सिर्फ यहाँ से टिका हुआ है। और ये एंट्रम फ्लूइड, परिपक्व पुटक के बाद जो ये पोजीशन आती है, इस पोजीशन को बोलते हैं क्यूमुलस ओस्फोरस। इसका नाम है इस स्थिति का। क्यूमुलस ओस्फोरस। और इस स्थिति के अंदर अंडा जो एंट्रम कैविटी है, एंट्रम गुहा है, और उसका जो फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ है उसके अंदर मूवमेंट करता है, तैरता रहता है। तो ये स्थिति यहाँ तक थी। अब आगे क्या होगा, तो पिछले जो क्लास है, जो 11th क्लास है, उसके अंदर हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, तो वो यहाँ बताना जरूरी हो जाता है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, सब आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हम सबको पता है कि मास्टर ऑफ द मास्टर कौन सा है, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वह मास्टर ऑफ द मास्टर सेल है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन है, वो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो GnRH हार्मोन रिलीज करती है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH हार्मोन पीयूष ग्रंथि को सिग्नल देता है अन्य हार्मोन के सीक्रेशन का, पीयूष ग्रंथि का। और पीयूष ग्रंथि द्वारा ये सभी काम करने के लिए
LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो ये जो भी क्रिया होगी जो एक फीमेल बॉडी में हो रही है, कैसे हो रही है कि हाइपोथैलेमस ने GNH हार्मोन रिलीज किया, इसने ऑर्डर दिया पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि ने इसके अकॉर्डिंग LH हार्मोन, FSH हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया। अभी जो प्रक्रिया हो रही है, अंडजनन की प्रक्रिया जो हो रही है, वो इन्हीं 4 हार्मोन की वजह से हो रही है। LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो स्टिमुलेशन की जो प्रक्रिया हो रही है, इसका कारण कौन है? FSH हार्मोन है। और हम पहुंच गए इस पोजीशन में। इस पोजीशन में अब क्या होगा, ये जो पोजीशन है, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे आगे, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा डिटेल में, उस स्थिति में यहाँ पर स्टैंडर्ड पीरियड टाइम रखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन। ये वेरी करता है अलग अलग लड़कियों में, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कि मिनिमम 22 दिन का हो सकता है, मैक्सिमम 35 दिन का हो सकता है। बुक के अंदर 28 दिन का दिया गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। बाकी इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक के अंदर। तो इन्होंने कहा है कि 14वें दिन जो FSH, LH हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो मात्रा है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, वो ग्रोथ हो जाती है। और जब LH हार्मोन पीक पे आ जाता है, ये LH हार्मोन जब पीक पे आता है, अधिकतम सीमा पे आ जाता है, तो जो ये एंट्रम कैविटी है और जो बाहर जो थीका एक्सटर्नल सेल्स जो लगी हुई है, ये फट जाती है। इस तरीके से ये फट जाएगी, देख पा रहे होंगे। और फटने के बाद क्या होगा, जो ये अंडा है यहाँ से अलग होकर बाहर की ओर चला जाएगा। बाहर की ओर कहाँ? अंडवाहिनी की तरफ चला जाएगा। इसे बोलेंगे अंड उत्सर्जन, ओवुलेशन, अंडे का उत्सर्जन होना। तो इस अंडे को हम बाहर निकाल देते हैं। अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हाइपोथैलेमस, GnRH, पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर दिया इसने, LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस में बार बार आएगा ये। अब क्या होगा, ये अंडा आ गया बाहर, एन ग्रेनुलोसा, जोना पेलोसिडा और कोरोना रेडिएटा। ये अंडा है, अब अंडाशय से बाहर आ चुका है। अब बात आती है कि ये जब अंडाशय से बाहर आ गया, तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या काम करेगा? ये बचा हुआ हिस्सा है, ये है कार्पस ल्यूटियम बनाएगा। इसको हम बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम बनाएगा। कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है? कार्पस ल्यूटियम का काम यह है कि जो अंडा उत्सर्जन हो चुका है, अंडवाहिनी में पहुंच चुका है, यदि इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कंटिन्यू सिक्रेशन करेगा जब तक प्रेगनेंसी बनी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्पस ल्यूटियम। इन केस यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नहीं होने पर यही कार्पस ल्यूटियम डिसोसिएट होकर कार्पस एल्बिकम में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्पस एल्बिकम में बदल जाएगा अगर निषेचन नहीं होता है। तो ये जो पूरा साइकिल है अंडाशय में अंड निर्माण का, अंड उत्सर्जन का, उसका निषेचन का,
ये हर पीरियड साइकिल के साथ साथ चलता रहता है। अब होगा क्या आगे? अब आगे क्या होगा? ये सिर्फ सिंबॉलिक बना रहा हूं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये है अंडवाहिनी, और ये है फिम्बरी, अंडवाहिनी का मुख जिसे ऑस्टियम बोलते हैं। ऑस्टियम, और यह तंतुनुमा संरचना है, इसे झालर या फिम्बरी कहा जाता है। यह अंडा है जो कि 14वें दिन अंड उत्सर्ग, 14वें दिन अंड उत्सर्ग के बाद अंडवाहिनी में चला जाएगा, और अंडवाहिनी में जाने के बाद ये रहेगा यहाँ पर अंडवाहिनी के बीचों बीच जो संकीर्ण भाग है इसे बोलते हैं स्थेमस। अंडवाहिनी का संकीर्ण भाग को बोलते हैं स्थेमस। यहाँ पर ये अंडा रहेगा, और अंडे का निषेचन भी यहाँ पर ही होता है, अंडवाहिनी के अंदर होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है अंडे के उत्सर्जन का और अंडे के निर्माण का। और उसके बाद यदि यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटेम बनी रहेगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटेम कार्पस एल्बिकम में बदल जाएगी, और ये साइकिल एक बार फिर से शुरू होगा। अब ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है अंडाशय का और ये जो श्रोणि मेखला का जो ये अंडा है, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, जो अंडा है ये इस तरीके से गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इसे बोलते हैं अंडाशय लिगामेंट, जो मैंने अभी जोड़ा है ये इस तरीके से जुड़ा रहेगा। इसे बोला है अंडाशय या लिगामेंट। इस लिगामेंट द्वारा, अंडाशय तंतु द्वारा ये किससे जुड़ा रहेगा? गर्भाशय। और ये जो पूरा का पूरा जो अंडा है ये मीजोवीरियम झिल्ली के भीतर रखा हुआ है। ये झिल्ली संपूर्ण जो भाग है जो गर्भाशय के पीछे श्रोणि मेखला के अंदर, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा, कंप्लीट इसको कवर्ड रखेगा, ये पकड़ा हुआ है चारों तरफ से मीजोवीरियम झिल्ली द्वारा। तो ये इस तरीके से पोजीशन रहती है अंडाशय की। तो एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं इसको। अंडाशय एक जोड़ी है दाएं और बाएं गर्भाशय के। तो ये गर्भाशय रहा पूरा, इसका एक तरफ बना लिया हमने, तो हमने बना लिया बाएं पोजीशन पे। सेम टू सेम ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। अंडाशय है, इसके 3 परतें, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, जनरल उपकला, ट्यूनिका प्रोपेरिया। अंदर का भाग सवनीय उपकला द्वारा, उत्तकों द्वारा बना हुआ है। उसका परिधीय भाग को हमने कॉर्टेक्स बोल दिया। अंदर का भाग बीच का है तो उसको मध्यांश मेडुला बोल दिया। जनन उपकला के अंदर अंड जनन मात्र कोशिकाएं सारी की सारी द्विगुणित है। इनमें जब विभाजन शुरू होगा तो हम इसका अंड जनन का आगे टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ हमने शॉर्ट में पढ़ा है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा? एक अंडे का और 3 ध्रुविकाएं का निर्माण होगा। इस अंडे के ऊपर अलग अलग परतों का निर्माण होगा। तो यह अंडा है जो कि कैसा है? एक अगुणित एक कोशिका है। ठीक है, सबसे पहले जो इस पे बनेंगे ग्रैनुलोसा की परत बनेगी। तो ग्रैनुलोसा ये हो गया। ग्रैनुलोसा के ऊपर कोशिका अंडा है, इसके बाहर की तरफ सबसे पहले ग्रैनुलोसा की परत बनेगी। ठीक है, उसके बाहर जोना पेलुसिडा और फिर कोरोना रेडिएट आएगी। तो ये तो प्राथमिक पुटक है, तो यहाँ तो सिर्फ ग्रैनुलोसा बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जब अंडा बनेगा तो 3 परत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन कौन सी हो गई? अंड कोशिका हो गई, ग्रैनुलोसा हो गया, जोना पेलुसिडा हो गया और कोरोना रेडिएट हो गया।
तीनों परतें बन गई। तीनों परतें बनने के बाद जो इसके अंदर की जो कोशिकाएं वो इसके ऊपर बाहर आवरण बना लेगी, जिसको हमने थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना कहा। और थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना जो है वो डिसोसिएट होकर एंट्रम गुहा और एंट्रम फ्लूइड उसमें भरा रहेगा। जब थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना 14वें दिन अंडोत्सर्ग के समय FSH और LH हार्मोन, मुख्य रूप से तो LH हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, ये फट जाएगा। फटने के बाद जो अंडा है ये क्या होगा, अंडाशय से बाहर आ जाएगा और अंडवाहिनी द्वारा लेकर अंडवाहिनी में चल जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जो शेष भाग है अंडे के अलावा अंडोत्सर्जन के बाद उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाए रखेगा, की मात्रा को ज़्यादा सीक्रेशन करेगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नहीं होगा तो ये किसमें बदल जाएगा, कार्पस एल्बिकम में। तो ये आज हमने पढ़ी है अंडाशय की संरचना, जो कि प्राथमिक जनन अंग है मादा जनन तंत्र का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी शेष भाग है, जो संपूर्ण गर्भाशय के बारे में, सर्विक्स के बारे में, अंडवाहिनी के बारे में, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आई होगा। आप डायग्राम को बना सकते हैं, और इस हिस्से को मैंने बताया दिया आपको क्यूमुलस स्पोरस कहते हैं। ये किताब में मेंशन नहीं है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना क्यूमुलस स्पोरस, ये एक्स्ट्रा में बताया गया है, ये बुक में है नहीं। तो ये कंप्लीट अंडाशय। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कंटिन्यू अपनी स्टडी रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए लगातार वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।